Hello students and all the viewers, welcome to the my channel। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम वेक्टर का लेक्चर लाए हैं और आज के वेक्टर के इस लेक्चर में हम आपको वेक्टर्स के प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ किस तरह से डिफाइंड होते हैं और साथ ही साथ इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ वेक्टर्स के बीच एंगल किस कंडीशन में डिफाइंड होते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में बताएंगे। आप हमारे इस लेक्चर को भी शुरू से अंत तक बिना स्किप करके देखेंगे और नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, किसी वेक्टर का किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड होते हैं और किस तरह से इसके वैल्यूज़ हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन को डिफाइंड करते हैं, तब आपको एग्जांपल से इसे हम आपको समझाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर ए और यह वेक्टर फिलहाल नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, नल वेक्टर यहाँ पर नहीं है और एक नंबर मान लेते हैं के ए नंबर, के एक नंबर है और के भी फिलहाल हम मान लेते हैं यह ज़ीरो नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस नंबर के का इस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड वेक्टर ए। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वह होगा के टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, नंबर के एंड वेक्टर ए का प्रोडक्ट, इसका सिंबल जिससे हम इसे डिनोट करते हैं वह के टाइम्स वेक्टर ए होगा और यह होगा क्या, यह भी एक वेक्टर होगा, यह भी एक वेक्टर ही होगा। मतलब किसी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वह भी वेक्टर होगा। तो वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेक्टर के ए का मैग्नीट्यूड जो कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे भी हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम मॉड्यूलस के इनसाइड रखते हैं तो उस कंडीशन में वह सिंबल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डिफाइंड किया गया है। जो नंबर के है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फिलहाल हमने जीरो नहीं लिया है तो जीरो स्पेशल केस में देखेंगे। तो यह जो नंबर है के नॉन जीरो, उसका मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नंबर के का मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम अभी एग्जांपल से आपको बताएंगे। फिर इसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के टाइम्स ए, इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा सेम ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम ऑफ वेक्टर ए होगा जब के जो इस वेक्टर में मल्टीप्लाइड हुआ है वो पॉजिटिव होगा, तब इफ के ग्रेटर देन जीरो। और अगर के निगेटिव हो गया तो इस कंडीशन में इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट होगा, मतलब अपोजिट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कब, जब के जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वह नेगेटिव होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मतलब अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वह भी वेक्टर होगा। अब वेक्टर होगा तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेक्टर के टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, जो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है, जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ है उसका मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के टाइम्स ए, के टाइम्स वेक्टर ए का डायरेक्शन, यह जो वेक्टर जिसमें मल्टीप्लाई हुआ है यह नंबर इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा जब यह मल्टीप्लाई होने वाला नंबर पॉजिटिव होगा। और अगर यह मल्टीप्लाई होने वाला नंबर नेगेटिव होगा तो इस केस में इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यह इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर है, यह वेक्टर हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है जिसे हम वेक्टर ए नाम दे रहे हैं। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे मान लेते हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 3 यूनिट्स है। अब हम यहाँ पर एक वेक्टर आपको नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। यह वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है और इसका नाम हम यहाँ पर वेक्टर बी रखते हैं। ठीक है, तो अब इस वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर हम वेक्टर ए से इस वेक्टर बी को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं इस वेक्टर का जो यह यूनिट लेंथ है, मतलब इसको अगर हम एक यूनिट मानेंगे तो इस वेक्टर में, वेक्टर बी में इस वेक्टर के 3 यूनिट के बराबर लेंथ इसमें आया है। मतलब वेक्टर बी वेक्टर ए के जो लेंथ है उसके 3 टाइम्स से बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर बी वेक्टर ए के लेंथ का 3 टाइम्स यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो नया वेक्टर है यह 3 टाइम्स वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर वेक्टर ए में जो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है यह नंबर पॉजिटिव है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर 3a इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्योंकि जब वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर जो हमें ऑब्टेंड होता है वह वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन सेम होंगे। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड मीन्स 3 टाइम्स वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है इसका यहाँ पर मॉडुलस होगा। ठीक है, n2 जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो 3 का मॉडुलस जानते हैं 3 होता है और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे 3 एज्यूम कर रखा है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर 9 यूनिट्स। मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स होगा और वेक्टर बी और वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, या वेक्टर ए और वेक्टर 3a का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में लाइक वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो वह लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। तो अगर किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो दोनों वेक्टर होते हैं वह दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण इन दोनों वेक्टर को हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, लाइक वेक्टर्स किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा, मतलब जो वेक्टर रिजल्ट में आएगा वह वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर ऑलवेज लाइक वेक्टर होंगे। इसलिए होंगे कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे और सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर होते हैं तो उसे पैरेलल वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ पर देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर 3a आर लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स। लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर सेम चीज़ हैं। ठीक है, लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। कॉलिनियर वेक्टर या तो डायरेक्शन सेम होते हैं या डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ये मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उस लेक्चर को देख लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर ए है इस बार, और ए का मैग्नीट्यूड इस बार हम मान लेते हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेक्टर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है,
अब इस वेक्टर को अगर हम कंपैरिजन करें वेक्टर ए से, तो हम देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन एकदम से अपोजिट है। मतलब जो हमने यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया है, इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब अगर हम वेक्टर के लेंथ से इस वेक्टर के लेंथ को कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं इस वेक्टर का लेंथ वेक्टर ए के लेंथ का 4 टाइम्स है, ठीक है। इस वेक्टर का लेंथ वेक्टर ए के लेंथ का 4 टाइम्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो हम यहाँ पर इस वेक्टर का नाम देंगे -4 टाइम्स वेक्टर ए। तो इस बार हमने इस वेक्टर का वेक्टर ए के टर्म में जो नेम लिखा है उसे हम -4 से मल्टीप्लाई किए हैं। -4 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न, चूँकि वेक्टर ए और यह वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर किसी वेक्टर को अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो वेक्टर हमें मिलेगा और जो ओरिजिनल वेक्टर होगा इनके डायरेक्शन एकदम से अपोजिट होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो -4 टाइम्स वेक्टर ए, -4 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जो नंबर यहाँ पे वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाइड हो रखा है इसका मॉड n2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब -4 का मॉड आप जानते हैं 4 होगा और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पे 5 यूनिट्स एज्यूम किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स होगा, ठीक है। इस तरह से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स होगा और इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। अब एक बार फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वह दोनों वेक्टर अनलाइक वेक्टर्स कहलाते हैं, और अनलाइक वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब पैरेलल होंगे बट डायरेक्शन यहाँ पर दोनों के अपोजिट होंगे। तो कहने का मतलब अगर किसी वेक्टर को अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर यहाँ पर हमें ऑब्टेंड होगा और ओरिजिनल वेक्टर इसके डायरेक्शन अपोजिट हो गए, और अपोजिट होने के कारण यह दोनों वेक्टर अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। तो देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर -4a और अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। और यह दोनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर तो हैं ही। कॉलिनियर वेक्टर के लिए एकमात्र कंडीशन है कि वेक्टर या तो सेम डायरेक्शंस में होने चाहिए या वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंक्लूजन यहाँ पर यह भी हमें मिला कि अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो दोनों ही स्थिति में जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा और जो ओरिजिनल वेक्टर होगा वह दोनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होगा। कॉलिनियर में या तो लाइक हो सकता है या अनलाइक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने जा रहे हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर के ए आर ऑलवेज कॉलिनियर वेक्टर्स, लेकिन कंडीशन यहाँ पे वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं होना चाहिए और वेक्टर यह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को अगर हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा और जो ओरिजिनल वेक्टर होगा यह दोनों वेक्टर हमेशा कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वेक्टर ए और वेक्टर के लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर होंगे, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए एंड वेक्टर के यह दोनों वेक्टर अनलाइक वेक्टर्स होंगे या एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। तो यह वेक्टर के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर हम मान लेते हैं इसे हम एज्यूम कर लेते हैं
इसे ए एज्यूम करते हैं, इसे बी एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ वेक्टर्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ वेक्टर को ऑब्टेन किया है। यह वेक्टर ए है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। और यह वेक्टर बी है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 3 यूनिट्स, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने 2 यूनिट्स माना है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स माना है। तो अब इन दोनों वेक्टर को वेक्टर ए के टर्म में लिखना है, चूँकि देख रहे हैं कि यह दोनों वेक्टर या तो वेक्टर ए के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, और इन दोनों वेक्टर को वेक्टर बी के टर्म में लिखना है, चूँकि यह दोनों वेक्टर वेक्टर बी के या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों का नाम खुद से लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो वेक्टर बी, इस वेक्टर का अगर हम वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का नाम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ए में हमें कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो अगर हम इस वेक्टर की लेंथ को कंपेयर करें, इस वेक्टर की लेंथ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यह वेक्टर ए के लेंथ का यहाँ पर 3 टाइम्स दिख रहा है। तो यहाँ पर इस वेक्टर का नाम वेक्टर 3a होगा। और यह वेक्टर और वेक्टर ए इन दोनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो हम जानते हैं इस केस में यह वेक्टर ए का पॉजिटिव नंबर के साथ समटाइम्स होगा। तो इसके लेंथ को कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं कि इस वेक्टर का लेंथ वेक्टर ए के लेंथ का 4 टाइम्स है। अब चूंकि डायरेक्शन सेम है तो इस वेक्टर का नाम यहाँ पर वेक्टर 4a होगा, ठीक है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, वेक्टर 3a का मैग्नीट्यूड -3 का मॉड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो -3 का मॉड 3 होगा और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हमने 2 यूनिट्स माना है, मतलब 6 यूनिट्स, ठीक है। और इसी तरह से वेक्टर 4a का मैग्नीट्यूड यह भी निकालते हैं। तो 4 जो नंबर है इसका मॉडुलस, ठीक है, इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो 4 का मॉडुलस 4 होगा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर माना है 2 यूनिट्स। तो इस तरह से इसका आंसर 8 यूनिट्स होगा, ठीक है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, चाहे कोई भी वेक्टर अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा हो या कोई भी वेक्टर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा हो, हर कंडीशन में वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चूँकि यह वेक्टर के जो लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लेंथ के इक्वल होता है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यह तीनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर है। कॉलिनियर वेक्टर होने के लिए सिर्फ कंडीशन है कि या तो लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर वेक्टर ए को +4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यह दोनों वेक्टर ए या तीनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस वेक्टर को इस वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो फिर से यहाँ पर वेक्टर बी और इस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर हम वेक्टर बी के लेंथ से इस वेक्टर को लेंथ को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं यह वेक्टर बी के लेंथ का डबल है। तो यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन इस वेक्टर का वेक्टर बी के अपोजिट है तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा ट्वाइस -2 टाइम्स वेक्टर बी। और इस वेक्टर का नाम हमें वेक्टर बी के टर्म्स में लिखना है, तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम है और इस वेक्टर का लेंथ अगर हम बी के लेंथ से कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह वेक्टर बी के, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो यह वेक्टर बी के लेंथ का 3 टाइम्स है। अब चूंकि डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन में इस वेक्टर का नाम 3 टाइम्स वेक्टर बी होगा, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं यह तीनों वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर हैं
मतलब किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी वेक्टर आपस में यहाँ पर होंगे ऑब्टेंड होंगे, ये सारे वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर होंगे। अब इसके मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, तो देयरफॉर -2 टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, -2 टाइम्स वेक्टर बी मतलब -2 का मॉडुलस इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो -2 का मॉडुलस 2 होगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने 3 एज्यूम किया है, तो यहाँ पर 6 यूनिट्स। उसी तरह से 3 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस मतलब 3 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3, 9 यूनिट्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अभी वेक्टर्स के बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं और हर एक लेक्चर में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊँगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बनाएंगे तो आपके वेक्टर्स के टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा भी और इस वेक्टर का टॉपिक का आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेशल केसेस होंगे उसे हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। स्पेशल केसेस में यहाँ पर हम लेंगे वेक्टर ए जब नल वेक्टर होगा या जो नंबर हम मल्टीप्लाइड करने जा रहे हैं वह नंबर अगर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो स्पेशल केसेस को यहाँ पर देखना है, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला केस आता है कि अगर जो वेक्टर हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं यह नल वेक्टर हो, ठीक है, और के ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर जो हम लेने जा रहे हैं जिसे हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यह वेक्टर नल वेक्टर होगा और यहाँ पर के एक नंबर होगा। तो नंबर यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं कि वेक्टर ए नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 0 होता है, ठीक है। तो 9 के टाइम्स ए, जानते हैं यह भी वेक्टर होगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो इसके बारे में हमें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो के टाइम्स वेक्टर ए मतलब के का मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब के का मॉडुलस चूँकि हमें यहाँ पर मालूम नहीं है कि के पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो के मॉडुलस को हम के मॉडुलस के फॉर्म में ही रहने देते हैं। बट हमें वेक्टर ए यानी कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है 0 होता है और 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर 0 ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला 0 आया और हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है तो उस कंडीशन में हम उसे 0 या नल वेक्टर कहते हैं। तो देयरफॉर के टाइम्स वेक्टर ए नल वेक्टर, ठीक है। मतलब नल वेक्टर को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी नल वेक्टर ही आएगा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, इस बार हम वेक्टर लेंगे नॉन जीरो वेक्टर लेकिन नंबर लेंगे 0। तो दूसरा केस में हम इसे नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं लेकिन के इक्वल टू हम यहाँ पर 0 लेते हैं, ठीक है। तो 9 फिर से हम यहाँ पर के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब के का मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब के चूँकि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 का मॉडुलस 0 होता है तो यहाँ पे 0 इंटू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हैं। तो फिर से 0 इंटू ए 0 होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यह निकला कि अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है और उसे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर नल वेक्टर होगा। चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आया है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 0 होता है तो उसे हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर के टाइम्स वेक्टर ए यह भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो वेक्टर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वह भी 0 वेक्टर होगा, ठीक है। 2 केसेस यहाँ पर हमने देखे हैं। अब एक तीसरा केस हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर
ए है, ठीक है। तो यह वेक्टर क्या होगा, ठीक है। यह वेक्टर अगर ए है तो यह वेक्टर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे में हमने वेक्टर ड्रॉ किया है, इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमें इसे किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर हम इसे -1 ही लिखेंगे, चूँकि जानते हैं जब तक वेक्टर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है तब तक उसका डायरेक्शन जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर होता है उसके अपोजिट नहीं होता है। तो इस वेक्टर को हमें एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया है। -1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर -1a को -a लिखा जाता है, ठीक है। -1a को -a लिखा जाता है एंड -a कहा -a वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर कहलाता है। -a इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का अगर हमें अपोजिट वेक्टर फाइंड करना है तो जस्ट उसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम -a लिखते हैं, ठीक है। मतलब -1a नहीं लिखा जाता है, या -a है तो समझना है आपको कि यहाँ पर इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब चूंकि -a वेक्टर वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर कहलाता है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम होंगे। तो कहने का मतलब अगर दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर हैं तो उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अब वेक्टर ए के अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, इसे आपको याद रखना है। अगर हम इसे 2 लेटर के फॉर्म में लिखें, मतलब इस वेक्टर को अगर हम ए बी लिखें और यहाँ पे ए बी, तो अगर हम ये वेक्टर ए बी है तो ठीक है, तो अगर वेक्टर ये ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -a वेक्टर बी ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर वेक्टर -a, ठीक है, -a वेक्टर मतलब वेक्टर ए बी अगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनस वेक्टर बी ए या बी ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर बी ए -a को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर -a का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने देखा है सेम है, एंड वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दोनों आपस में अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। मतलब ए बी का अपोजिट बी ए वेक्टर है और वेक्टर बी ए का अपोजिट वेक्टर ए बी होगा, ठीक है। अब आसानी से समझ सकते हैं कि अपोजिट होने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर हम पूछेंगे आपसे वेक्टर ए बी का अपोजिट कौन है तो आप वेक्टर बी ए इसका नाम लेंगे, और वेक्टर बी ए का अपोजिट वेक्टर कौन है तो आप इसका नाम वेक्टर ए बी लेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे यहाँ पर फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में ये सब यूज होते हैं, ठीक है। और अगर हम a लिखें तो a का मतलब होता है 1 टाइम्स a, ये भी आपको याद रखना है। a का मतलब 1 टाइम्स वेक्टर a, मतलब 1 टाइम्स वेक्टर a। अगर कहीं पर हम कुछ क्वेश्चंस को बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर ये सिचुएशन अगर आ जाए 1 टाइम्स a तो हम इसे 1 टाइम्स a नहीं लिखते हैं, सिर्फ a वेक्टर a लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वेक्टर के प्रोडक्ट नंबर के साथ जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो वेक्टर के प्रोडक्ट नंबर के साथ अगर होते हैं तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो हम आपको वेक्टर्स के बीच जो एंगल होते हैं उसे किस तरह से डिफाइंड किया गया है
उसे यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर मान लेते हैं दो फ्री वेक्टर लेने जा रहे हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, दो फ्री वेक्टर्स हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो दो फ्री वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को कोइनिशियल या को टर्मिनस वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। और ये हम कर सकते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि फ्री वेक्टर्स की ये खासियत होती है कि हम उसे एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट कर सकते हैं और इस दरमियान उसके किसी भी पॉइंट पे उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं। इस तरह से हम किसी भी दो फ्री वेक्टर्स को शिफ्ट करके या रीएडजस्ट करके कोइनिशियल वेक्टर या कोटर्मिनस वेक्टर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो फ्री वेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं और दो वेक्टर्स के बीच एंगल तभी डिटरमाइंड होता है या डिफाइंड होता है जब वो दोनों वेक्टर या तो कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं या कोटर्मिनस वेक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले हम यहाँ पर कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रीएडजस्ट करने के बाद अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए है और इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो यह वेक्टर करीब करीब इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो यह वेक्टर बी है। ठीक है, तो यह वेक्टर बी है। अब देख सकते हैं यह दोनों वेक्टर जो कि अलग अलग जगह पर था, अब हमने इसे रीएडजस्ट करके कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब जब दो वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो इस कॉमन इनिशियल पॉइंट के पास दो एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है, एक एंगल यह और एक एंगल यह। ठीक है, तो वेक्टर जब कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर दो एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसे हम थीटा एज्यूम करते हैं, इसे फाई। अब इन दोनों एंगल में जो स्मॉल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कंपेयर करके यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि यह दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा होगा, चूँकि थीटा यह फाई से स्मॉल है। ठीक है, तो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन दोनों को कोटर्मिनस वेक्टर में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही होगा, जो हम एग्जांपल में आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन बोलता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड होता है जब दोनों कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं या कोइनिशियल वेक्टर में हम उसको रीएडजस्ट करते हैं। उसके बाद इन दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट पर दो एंगल फॉर्म होता है और इन दोनों एंगल में जो स्मॉल एंगल होता है यही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और एक बात आपको याद रखना है कि यह जो थीटा है यह 0 डिग्री से 180 के बीच ही लाई करेगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच ही होगा। 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी when they becomes co-initial vector is smaller angle theta formed at their common initial point. ठीक है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी व्हेन दे बिकम्स कोइनिशियल वेक्टर इज स्मॉलर एंगल, जिसे हम थीटा हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, फॉर्म्ड एट देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अगर यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर मान लेते हैं बी है और यह एंगल मान लेते हैं, यह एंगल 200
100 डिग्री है। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यह वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, और इस वेक्टर को हम मान लेते हैं यह एंगल 300 या 260 डिग्री है। यह एंगल 260 डिग्री है। तो आप ज्योमेट्री से जान सकते हैं, ज्योमेट्री से आप इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 260 है तो यह 360 में 260 माइनस कर देंगे, मतलब यह 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल में जो छोटा एंगल है वह 100 डिग्री, यही एंगल इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसे हम थीटा एज्यूम करते हैं, ये फिलहाल इस एग्जांपल में 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को यहाँ पर कोइनिशियल वेक्टर दिखाया गया है। अगर हम इसे कोटर्मिनस वेक्टर भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी एंगल 100 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे, इसे हम बताते हैं आपको। जैसे इसे हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आए। ठीक है, इस तरह से अब देख सकते हैं ये और ये पैरेलल है। ठीक है, इसे एरो लगा देते हैं यहाँ पे, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमने ऑलरेडी 100 डिग्री निकाल के मालूम कर लिया था। अब लेकिन इस कंडीशन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोइनिशियल वेक्टर था। अब हम यहाँ पर इस फिगर मतलब इस वेक्टर को मिटा दें तो यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर को टर्मिनस वेक्टर हैं। तो अब इन दोनों के कॉमन टर्मिनल पॉइंट पे जो एंगल होगा वह भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे, आप देख सकते हैं ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल जो कि ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो यह भी 100 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों वेक्टर ए और बी जब को टर्मिनस वेक्टर हैं तो उनके कॉमन टर्मिनल पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो भी छोटा वाला, चूँकि ये जानते हैं यह एंगल भी बनेगा एक, और यह एंगल 260 डिग्री अगेन होगा। तो इन दोनों वेक्टर के कॉमन टर्मिनल पॉइंट पर भी दो एंगल बनते हैं। जो स्मॉलर एंगल होता है वह भी इस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो हम इसे रेयरली यूज़ करेंगे, हम मानकर चलेंगे, चूँकि डेफिनेशन में कहा गया है कि दोनों वेक्टर्स जब कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं तभी उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट पर जो एंगल बनता है स्मॉलर, वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में जब यूज़ होगा तो वहाँ पे इसको हम डायरेक्ट निकालने में यूज़ करेंगे, बट हमें इस फैक्ट्स को लेकर आगे चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स। पहला, आप देख सकते हैं यह वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब लाइक वेक्टर होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो हम करते हैं यहाँ फिर से इसे हम रीएडजस्ट करके इसी लाइन पे ले आते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यह वेक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर कॉमन इनिशियल पॉइंट पे दोनों के बीच एंगल, चूँकि अब दोनों के बीच यहाँ पर कुछ गैप तो है ही नहीं, इस तरह का कोई गैप नहीं है। जब तक दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट के बीच कुछ गैप होगा तभी तो यह एंगल होगा। अब यह गैप तो है नहीं, गैप बंद हो चुका है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। ठीक है, जब दो वेक्टर को लाइक वेक्टर्स होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब अनलाइक वेक्टर देखते हैं क्या होता है। इस वेक्टर को फिर से ए एज्यूम करते हैं, ऐसे बी।
तो इस बार दोनों वेक्टर एकदम से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिस कारण से हम इसे अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। तो व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फिर से इसे रीएडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यह वेक्टर बी है और यहाँ पर यह वेक्टर, हम इस कलर से बनाते हैं इसको, यह वेक्टर ए है। तो यहाँ पर यह कॉमन इनिशियल पॉइंट, यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होगा 180 डिग्री। तो इस केस में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो वेक्टर अगर अनलाइक वेक्टर्स होंगे या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, स्पेशल केस है। अब अगर हम पूछें दो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, कॉलिनियर वेक्टर में या तो लाइक वेक्टर हो सकते हैं या अनलाइक वेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। याद रखना है आपको, दो वेक्टर जब कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे तो थीटा जो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है या तो यह 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यह मान लेते हैं यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर सी है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं इस ट्रायंगल में यह एंगल 50 डिग्री है, यह एंगल 60 डिग्री है, 65 हो गया आपका 110, और यह एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, जो कि इसके तीन साइड, मतलब यह साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, यह साइड जो वेक्टर है यह वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है और यह साइड सी ए वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इन तीनों एंगल का वैल्यू दिया गया है। तो हमें वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। दूसरा एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड तीसरा एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, ठीक है। इस तीन क्वेश्चन का हमें आंसर मालूम करना है। तो आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री मत बोल देना, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ पर डिफाइंड तभी होता है जब दोनों के या तो इनिशियल पॉइंट सेम जगह हो या दोनों के टर्मिनल पॉइंट सेम जगह हो। तो हम देख सकते हैं वेक्टर ए का यह टर्मिनल पॉइंट है और वेक्टर बी का यह इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर यह एंगल दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हमारे पास टेक्निक है कि हम वेक्टर को रीएडजस्ट कर सकते हैं, या तो को इनिशियल वेक्टर में या को टर्मिनस वेक्टर में। तो यहाँ पर हम इस वेक्टर को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे इधर लाएंगे, ठीक है, इसे हम अगर इधर लाएंगे, आप देख सकते हैं इसके बराबर लगभग यह हो चुका है, और यहाँ पे एरो लगा देते हैं, तब भी यह वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के इनिशियल पॉइंट एक जगह आ गए। अब चूंकि यह जानते हैं कि यह एक लाइन है, यह लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, एक ही सीध में है, तो यह 60 डिग्री है, तो यह 120 डिग्री होगा, ठीक है। यह 60 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर 60 को माइनस करेंगे तो यह एंगल 120 डिग्री। तो इस तरह से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल 120 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ पर के बीच का एंगल 70 डिग्री फिर से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वेक्टर बी का यह टर्मिनल पॉइंट है और वेक्टर सी का यह इनिशियल पॉइंट है। तो फिर से हमें यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को रीएडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम बी को रीएडजस्ट करते हैं।
बी को फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो यह करीब करीब बी के लेंथ के बराबर आ गया। यहाँ पे एरो देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह बी फ्री वेक्टर होने के कारण फिर से यहाँ पर आ गया, शिफ्ट कर दिया हमने इसे। अब यह वेक्टर बी है। अब जानते हैं यह टोटल एंगल, यह एंगल प्लस यह एंगल 180 डिग्री होगा। अब चूंकि यह 70 है तो यह 110 डिग्री। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल 110 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 110 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा, यहाँ पर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो यह वेक्टर सी है, वेक्टर ए है। फिर से इसका यह टर्मिनल पॉइंट है और इसका यह इनिशियल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री नहीं होगा, तो हम सी को रीएडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यह लाइन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर हम इस लेंथ के बराबर हमने इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया है और यहाँ पे एरो लगा देते हैं। तो यह वेक्टर सी हो गया, ठीक है। यह वेक्टर सी। अब वेक्टर सी और वेक्टर ए का यह कॉमन इनिशियल पॉइंट, यह पॉइंट इन दोनों वेक्टर का कॉमन इनिशियल पॉइंट में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब जानते हैं यह एंगल प्लस यह एंगल 180 डिग्री होगा। अब चूंकि यह ऑलरेडी 50 डिग्री है तो 180 में 50 घटाएंगे तो यह एंगल 130 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल 130 डिग्री होगा, ठीक है। 130 डिग्री, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वेक्टर्स के, एंगल्स के यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं वेक्टर 2a एंड वेक्टर 3a। तो यह वेक्टर 2a, वेक्टर 3a, यह लग रहा है कि वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो वेक्टर 2a, वेक्टर 3a दोनों वेक्टर a के डायरेक्शन में होंगे। वेक्टर 2a, वेक्टर 3a वेक्टर a के डायरेक्शन में होंगे। तो वेक्टर a का डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो वेक्टर 2a का डायरेक्शन भी ईस्ट होगा, वेक्टर 3a का डायरेक्शन भी ईस्ट होगा। मतलब ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं। तो देयरफॉर इन दोनों के बीच का एंगल जानते हैं, लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर a एंड -5a। अब जानते हैं वेक्टर a और वेक्टर a को अगर हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टर अनलाइक वेक्टर होंगे। तो वेक्टर a वेक्टर -5a अनलाइक वेक्टर हैं और अनलाइक वेक्टर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अभी हमने आपको बताया है कि 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा = 180 डिग्री, ठीक है। वेक्टर a एंड वेक्टर -5a के बीच का एंगल 180 डिग्री। उसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन इस तरह से लिखें, 3a एंड -2a। तो 3a मतलब वेक्टर a का 3 टाइम्स, मतलब यह वेक्टर a के डायरेक्शन में होगा। और अगर हम यहाँ वेक्टर मान लेते हैं a तो यह वेक्टर a के डायरेक्शन में होगा। और -2a मतलब वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस साइड होगा। तो यह वेक्टर a के डायरेक्शन में होगा और यह वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से यह दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे यानी कि ये दोनों अनलाइक वेक्टर हैं। तो थीटा = 180 डिग्री, ठीक है। आप आसानी से इसे समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यह वेक्टर a है, तो 3 टाइम्स वेक्टर a, यह वेक्टर 3a, -2 टाइम्स वेक्टर a, यह -2a, ठीक है। आप इसे रीड्रॉ करके बना सकते हैं। यह वेक्टर a हमने ले लिया, 3a यह वेक्टर जानते हैं, यह वेक्टर 3a, इसका 3 टाइम्स होगा। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। और -2a इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन एकदम से अपोजिट है, इसलिए हमने दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री लिखा है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इनके नोट्स ज़रूर बनाएंगे। मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप नोट्स खुद से ज़रूर बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स के अंडर सॉल्व किया है आप इसे खुद से बनाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।